अहिलेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमाथि एट्याक गर्न जाँदैछौँ। हामी एउटा मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन, ठानेको छ। यो हाहुको सरकारलाई जेएनजी भनेको आन्दोलनकारी हो। ल 10 चोटि 20 चोटि 50 चोटि भन्छु म। दुई दुईवटा कुराहरू मैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। महाकाली सन्धि खारिज गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। म महाकाली सन्धि साइन गर्न जाँदै थिएँ दिल्ली हुनुभएन। महाकाली सन्धि साइन गर्न दिल्ली जाने मान्छेले महाकाली सन्धि खारिज गर्छु भन्ने सोच्छ। राजा वीरेंद्र के बार बार मना करने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 1996 में भारत के साथ यह संधि कर ली। There are many, still we can explore the hydro potential. We have big rivers and we can explore hydro, and we have to remove all the barriers for the business community. जिसने नेपाल को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाया। टनकपुर समझौता और कोशी गंडक समझौता भी इसी तरह की राष्ट्रघाती संधियां थीं। लेकिन तब भी ये नेता खुलेआम देश को लूट नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके रास्ते में राजशाही एक बड़ी बाधा थी। 13 फरवरी 1996 को पुष्पकमल दाहाल और बाबूराम भट्टराई ने भी जनता की मुक्ति के नाम पर सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। क्रान्तिधाराको रूपमा हामी 21औं शताब्दीमा अहिलेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमाथि एट्याक गर्न जाँदैछौँ। हामी एउटा ठूलो अफेन्सिभतिर जानु छ। लेकिन यह जनयुद्ध सुख और समृद्धि नहीं, बल्कि केवल विनाश और पीड़ा लाया। मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी गईं, आस्था पर हमला हुआ और गरीबों के आंगन में पलने वाले मवेशियों को काटकर जबरदस्ती मांस खिलाया गया। बसों में बम फोड़कर कई निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। 5 साल तक यह क्रूरता चलती रही। राजा वीरेंद्र, जिन्हें जनता अपने अभिभावक मानती थी, उन्होंने इस हिंसा को गंभीरता से लिया। लेकिन वे माओवादी लड़ाकों पर निर्मम नहीं हुए, क्योंकि वे उन्हें अपनी ही जनता का हिस्सा मानते थे। लेकिन देश को लूटने के लिए आतुर उन नेताओं को राजा वीरेंद्र की शांत और लोकतांत्रिक छवि चुभ रही थी। उन्हें पता था कि जब तक वीरेंद्र हैं, उनके स्वार्थ कभी पूरे नहीं हो सकते। राजा वीरेंद्र उन लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे और उनके विरुद्ध विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर एक विशाल षड्यंत्र बुना जाने लगा था, जिस देश में माता सीता और शांति के दूत भगवान बुद्ध जन्मे, उसी देश में ऐसी भयानक और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कैसे पैदा हुए, जिन्होंने खून की होली खेलने में एक पल भी हिचकिचाहट नहीं की। 2001 ज्येष्ठ 19 की वह काली रात नारायण हिटी दरबार में बंदूकों से गोलियों की बारिश हुई। एक पवित्र और शांत माने जाने वाले दरबार पर राक्षसी हमला हुआ। राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्हें चुन चुन कर मारा गया, लेकिन एक परिवार को जीवित छोड़ दिया गया, ज्ञानेंद्र और उनके परिवार को। उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए यदि ज्ञानेंद्र का परिवार भी मार दिया गया होता, तो सारा आरोप इन नेताओं पर आता। जनता विद्रोह कर देती, लेकिन अपनी कुटिल चाल में उन्होंने ज्ञानेंद्र को जीवित छोड़ा, ताकि सारा दोष उन पर थोपा जा सके। राजा वीरेंद्र, जो जनता के दिलों में बस गए थे, उनसे जनता बहुत प्यार करती थी। ये नेता इस बात को अच्छी तरह जानते थे। जब ज्ञानेंद्र राजा बने, तो इन भ्रष्ट नेताओं ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की, लेकिन राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। उन्होंने उन नेताओं को जेल में डाल दिया और माओवादी नाम के आतंक को बेरहमी से दबाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन दलाल नेताओं ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा वीरेंद्र के प्रति जनता के प्यार और सम्मान को हथियार बनाया। उन्होंने राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जनता की भावनाओं को भड़काकर प्रजातंत्र के नाम पर उन्होंने राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से हटाने की कोशिश की, और वे सफल भी हुए। मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि 19 दिनों के आंदोलन में जब 21 जनता मारी गई, तो राजा ज्ञानेंद्र विचलित हो गए। जनता को मरते देख उन्होंने कहा, मैं जनता की धरोहर जनता को ही सौंपता हूं, और 2008 15 जून को नारायण हिटी दरबार छोड़कर चले गए।
अब नेपाल में सियार का राज शुरू हो गया। सारा सरकारी तंत्र अब लूट में लिप्त हो गया। जनता और भी गरीब होती गई। जो लोग सक्षम थे वे यूरोप में बसने लगे। थोड़े कमजोर लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए खाड़ी देशों में जाने लगे। देश अस्त व्यस्त हो गया। नेताओं की मनमानी से जनता तंग आ गई है। भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी थीं। देश में भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। शीर्ष नेताओं से आम जनता सवाल तक नहीं कर सकती। सवाल पूछने पर या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर नेताओं के गुंडे उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। नेपाल में ऐसी भयानक स्थिति है कि मंत्रियों के पद को म्यूजिकल चेयर बना दिया गया है। 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा कोई सरकार टिकती ही नहीं। इस अस्थिर राजनीति की वजह से जनता द्वारा शुरू किए गए छोटे मोटे व्यवसाय भी धड़ाधड़ बंद होने लगे हैं। आम व्यापारी जब राज्य की मनमानी और निरंकुशता के विरोध में संसद भवन के सामने आत्मदाह करते हैं तो भी कुर्सी पर बैठे इन राक्षसों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेत्री कहती है कि वह देश की शक्तिशाली नेता की पत्नी है और किसान की बेटी भी है। उन्होंने घर बनाने के लिए नेपाल में लकड़ी नहीं मिली। जिस देश में जनता के पास एक बंडल जस्ता पाता खरीदने के लिए 4000 रुपए नहीं है और उन्हें टपकती छत वाले घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसी देश की नेता को मलेशिया की लकड़ी चाहिए थी। राजा बीरेंद्र के समय नेपाल की आर्थिक विकास दर उच्चतम 8.9% थी, लेकिन इन सर्वहारा के नेताओं ने देश को चलाकर इसे 3.8% पर ला दिया है। जब राजा ज्ञानेंद्र ने गद्दी छोड़ी थी तब देश पर 2.56 खरब रुपये का सार्वजनिक कर्ज था। सर्वहारा के नेताओं ने देश को चलाते हुए सिर्फ 17 सालों में इसे 26.76 खरब रुपये तक पहुंचा दिया है। कितने दुख की बात है, यहाँ मंत्री की गाड़ी से एक बच्ची कुचलकर उछल जाती है, फिर भी उन्हें यह सामान्य लगता है। आम जनता की बेटियों की इज्जत नेताओं के आसपास के लोग लूटकर मार देते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता और पीड़ितों के माता पिता हर पल मरने के लिए मजबूर हैं। सरकार से सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया जाता है। जब अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गईं, तो जनरेशन Z ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। 8 सितंबर 2025 को सत्ता के नशे में चूर इन सियारों को जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने इन छोटे छोटे भाई बहनों पर आंदोलन के पहले ही दिन सिर और सीने पर निशाना साधकर गोलियां बरसाईं। राज्य ने निर्ममता से दमन करते हुए एक ही दिन में 19 लोगों की जान ले ली। नेपाल सरकार में बैठे इन नेताओं ने अब तक 74 लोगों की जान ले ली है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 250 साल पुरानी राजशाही छोड़ते समय राजा ज्ञानेंद्र के समय 19 दिनों में अलग अलग जगहों पर 21 लोगों की जान गई थी, लेकिन जनता के इन सर्वहारा नेताओं को चेताने भर से 74 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि इन सियारों ने राजा को क्यों हटाया था। देश में इतनी तबाही मचाने के बाद भी ये भ्रष्ट नेता फिर से सक्रिय हो गए हैं। पासपोर्ट रोक्ने के ठानेको छ? यो हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाइदिएर हामी विदेश भाग्छौँ के छ? उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे खुकुरी से मारने की धमकी तक देते हैं। कहाँ के नेता हैं ये गुंडे हैं, गुंडे। और जो लोग ऐसे पात्रों के पीछे हाँ हाँ हुजूर करते हुए ताली बजाते हैं वे भी देशद्रोही हैं। खबरदार नेपाली जनता, जो भी इन मानव रूपी दानवों के पीछे चलता है वे सब देशद्रोही हैं। इन लोगों को पहचानो और अब इन्हें अपना साथ कभी मत दो। अगर अब भी इनकी बातों में आए तो 72 शहीदों की आत्मा हमें श्राप देगी। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जय देश, जय नेपाल। बैंक लुटे ठग्ने 10 वर्ष माओवादीले गरे भने 2 दिनमा यिनीहरूले गराउँदैन। त्यही जेएनजीलाई आतंककारी नभनौँ भन्छ हाम्रो साथीहरू। जेएनजी भनेको आतंककारी हो। 10 चोटि 20 चोटि 50 चोटि भन्छ।